बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल है जिसको यूज कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और यूज करा किस लिए जाता है? टू मैनेज सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा ठहरेगा एक तरह से वो देखा जाता है इसमें, उस चीज को मैनेज किया जाता है। यानी इंडियन इकोनॉमी में कितने पैसे जाने चाहिए, यानी आप किस चीज के लिए सप्लाई रोकनी है, पैसों के लिए रोकनी है या बढ़ानी है, ये चीज किसके थ्रू देखी जाती है? सेंट्रल बैंक के थ्रू। और किसकी हेल्प से की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से। मॉनेटरी पॉलिसी इज एन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल used by the central bank to manage supply in the Indian economy in order to achieve the macroeconomic goal of the country। यानी कि जो लार्ज स्केल पे हमारे गोल्स हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ करना जो हमारा गोल है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना जो हमारा गोल है, उसको इसके मैनेज करने के थ्रू किया जाता है। ठीक है। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये क्या करता है? वेरियस मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है टू मैनेज द क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अगर मान लो इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या करेंगे? खर्च करेंगे। मान लीजिए अगर आपको लोन सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, तो आप कार खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आपकी अवेलेबिलिटी है पैसों की तो आप जरूर गाड़ी में घूमना चाहेंगे। पर अगर आपको लोन महंगे में मिल रहा है, आपको पता है मेरा घर का खर्चा ही नहीं चल पाएगा अगर मैं लोन लूं, तो क्या आप गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे उस स्टेट में? तो यहाँ पे क्या करा जाता है? क्रेडिट अवेलेबिलिटी को मैनेज किया जाता है मार्केट में टू फुलफिल ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं आरबीआई एक्ट की। जो आरबीआई एक्ट है 1934, ये क्या करता है? मेक इट नेसेसरी फॉर द आरबीआई टू क्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। यानी इसके तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2016 से पहले की, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई रिस्पॉन्सिबल था फॉर फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। कौन रिस्पॉन्सिबल था? आरबीआई गवर्नर। पर लेकिन 2016 के बाद की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट ऑफ इंडिया 2016 आया और इसके तहत आरबीआई की जगह किसने ले ली? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई। अब ये कमेटी क्या थी? रिस्पॉन्सिबल थी किस चीज के लिए? फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है। जिम्मेदारी किसके पास से गई है? आरबीआई गवर्नर के पास से यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई कि मॉनेटरी पॉलिसी अब आप बनाएंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्यों बनाई जाए मॉनेटरी पॉलिसी? सबसे पहले है हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। अब ये करा किसके थ्रू जाता है? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई बढ़ रही है बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोल किस तरीके से करना है ताकि हमारी प्राइस क्या हो जाए? चीजों के स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब ये कैसे कर सकते हैं? प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी सिर्फ हम अभी के बारे में ना सोच के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट की बात अगर हम करें तो वो क्या है? वैल्यू ऑफ रूपी, यानी हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो क्या है? बाहर के डॉलर्स के अकॉर्डिंग, तो उस चीज को स्टेबल करना। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सपोर्ट जॉब क्रिएशन। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी किसको प्रमोट करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करना चाहिए, यानी लोगों के लिए नए रास्ते खोलने चाहिए जॉब के लिए ताकि वो काम में इन्वॉल्व हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन द बैंक एंड फाइनेंस सिस्टम। अब अगर आप बैंक की बात करें, अगर हम बैंक को संभालेंगे नहीं तो बैंक क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देता जाएगा और क्या होता जाएगा? यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज को, पैसों को खर्च करते चले जाएंगे। तो उस चीज को स्टेबल करना भी यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसकी रिकमेंडेशन पे बनी है? उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी है। ठीक है। इसके सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 45ZB अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये स्टेब्लिश हुई है। ठीक है। यहाँ पे इसमें मेंबर्स कितने हैं? तो 6 मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर की अगर हम बात करें तो 3 मेंबर जो है वो है आरबीआई के, 3 मेंबर आरबीआई के और 3 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मीटिंग कितनी बार करनी पड़ती है? तो 4 टाइम्स एक ईयर में यहाँ पे क्या की जाती है? मीटिंग की जाती है। अब इस मीटिंग को हेड कौन करता है, यानी इसका हेड कौन होता है? तो आरबीआई गवर्नर जो है यहाँ पे इस मीटिंग को हेड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ पे इनकी
टेन्योर होता है। तो यहाँ पे टेन्योर कितने टाइम का होता है, 4 ईयर्स का, और उसके बाद रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं होती मेंबर्स की। अब हमने देखा कि यहाँ पे कितने मेंबर्स है कमेटी में, 6 मेंबर है, 3 आरबीआई से हैं, 3 और कहाँ से हैं, जो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। ऐसे में क्या हो सकता है कि टाई हो सकता है 3 लोग किसी चीज से अग्री करते हो, 3 लोग किसी चीज से डिसअग्री करते हो, तो वो टाई ब्रेकर यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट रहता है। ठीक है, ऐसे केस में जहां पे किसी डिसीजन को लेकर टाई होता है तो वहां पे आरबीआई गवर्नर की जो डिसीजन है वो क्या होता है, लास्ट डिसीजन रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी टूल। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल की बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स की अगर हम बात करते हैं, हेल्प करता है कंट्रोल करने में कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कितना लोन दिया जाएगा और किस कॉस्ट पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो टूल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है रेपो रेट। ये वो रेट है जिसपे आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है टू कमर्शियल बैंक्स, यानी आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को पैसे देता है तो वो किस रेट पे देता है, रेपो रेट पे देता है। जितना लोअर रेपो रेट होगा उतना चीप लोन हो जाएगा, क्योंकि जितने चीप में या फिर जितने पैसों में वो कमर्शियल बैंक पैसे आरबीआई से लेंगे उतने ही चीप या रेट पे वो आगे पैसे देंगे। तो यहाँ पे रेट क्या है हमारे पास, करंट 5.50%। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व रेपो रेट। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि आरबीआई बोरो करेगा बैंक से, यहाँ पे जो आरबीआई बोरो करेगा जिस रेट पे बैंक से, उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट, जो कि है 3.35%। अब ये हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, यानी जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंडियन इकोनॉमी में तो यहाँ पे इस टूल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें तो ये वो परसेंटेज है बैंक के टोटल डिपॉजिट का जो क्या करता है, कैश में रखता है आरबीआई के साथ। कौन रखता है, हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे पैसे कुछ आरबीआई के पास कैश में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, और वो कितना परसेंट है, 4.5%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एसएलआर क्या है, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी जिनको इजीली लिक्विडेट किया जा सकता है, यानी जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है या फिर कैश के बराबर है, तो वो होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये करंटली है 18%। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट टू कंट्रोल लिक्विडिटी। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बाय और सेल करता है। जब वो बाय करता है तो क्या हो जाता है, इंजेक्ट लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए करता है, और जब वो सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो क्या हो जाता है, विड्रॉ लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर एम्ड एट कंट्रोलिंग द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, कि इसका यूज किस डायरेक्शन में किया जाएगा, कौन से सेक्टर को इंप्रूव करना है, कौन से सेक्टर को ज्यादा लोन्स की जरूरत है, ये चीज इसमें देखी जाती है। सबसे पहले है हमारे पास इसमें क्रेडिट रैशनिंग, लिमिट ऑन क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर। मान लीजिए आपने देखा होगा इस टाइम पे कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे हमारा रेलवे की अगर हम बात करें या फिर हमारे हाईवेज वगैरह बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो रोड्स की अगर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो आने वाले समय में उस पर लिमिट लगाई जा सकती है कि इस सेक्टर को कम पैसे अब यानी लोन पे देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मॉरल सुएशन, आरबीआई परसुएट बैंक्स टू फॉलो पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है, इन्फॉर्म करता है बैंक को कि आपको ये पॉलिसी यूज करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करते हुए लोन को प्रोवाइड करवाना है नॉर्मल लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई कैन पेनलाइज बैंक फॉर नॉट फॉलोइंग रूल्स। जो रूल्स आरबीआई ने बनाए हैं अगर वो कमर्शियल बैंक्स फॉलो नहीं करते हैं तो उनको क्या करा जाता है, पेनलाइज किया जाता है, यानी उनपे पेनल्टी लगती है, और उनको पे करनी किसी पड़ती है, पे करते हैं कमर्शियल बैंक्स और पे किसे करते हैं, आरबीआई को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी प्रायोरिटी कौन है, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, हाउसिंग, जो वो होते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं हाउस लोन, उनकी ज्यादा यहाँ पे जरूरत रहती है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, मैंडेट करता है बैंक टू एलोकेट अ स्पेसिफिक पोर्शन टू लैंडिंग, यानी आप स्पेसिफिक पोर्शन किसको डेडिकेट करते हैं, यहाँ पे किसको ज्यादा लैंड करते हैं, एग्रीकल्चर को और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंस है जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है एज कोलेट्रल
एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोन, यानी जितने का हमें लोन प्रोवाइड किया जा रहा है प्लस जो हमने, जैसे कई चीजें लोग गिरवी रख के पैसे लेते हैं, ज्वेलरी गिरवी रखी, 1 लाख की ज्वेलरी गिरवी रखी तो वहां पे आपको 70,000 या 80,000 रुपए लोन के रूप में मिल गए। तो यहाँ पे वो चीज को क्या कहा जाता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। जो आपकी ज्वेलरी है वो कोलेटरल सिक्योरिटी है और जो आपको लोन मिला है वो आपका लोन ग्रांटेड है। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा रहेगा, ये भी यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट की जाती है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज माइक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है मॉनेटरी पॉलिसी। बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, किन चीजों को बैलेंस करती है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करती है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी लाइक इंडिया रिक्वायर केयरफुल कैलिब्रेशन ऑफ पॉलिसी टूल, तो इनको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है इन टूल्स को, स्पेशली इन फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। क्योंकि ग्लोबल को अगर हम देखें, पूरी दुनिया को देखें, तो देशों में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ऐसी अनसर्टेनिटी में यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो ये था टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।